अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ तो उसकी थोड़ी मैंने रास्ते की वीडियो बनाई थी हम जाते हुए, क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़ा काम था। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि वो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आकर बहुत सी ट्रांसफ़र्स और लीव्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आज की वीडियो इस तरह कि आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आके चाइल्ड बर्थ का क्या प्रोसीजर है और आपको यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें फेस करना पड़ती हैं और ये आसान है या मुश्किल है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको कोई भी कंसल्टेंट नहीं बताता, आप जब पाकिस्तान में होते हैं या आप कहीं और किसी कंट्री में होते हैं, कि ऑस्ट्रेलिया में जब भी एज़ अ स्टूडेंट आप आते हैं और यहाँ पर आके आपने चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी के प्रोसीजर से गुज़रते हैं, तो आपको कोई भी इंश्योरेंस जो है वो आपको कवर नहीं करती। बेशक आप कोई भी इंश्योरेंस इंटरनेशनल ओएसएचसी लेकर आए हैं, वो आपको कोई भी कवर नहीं करेगी। और यहाँ पर चाइल्ड बर्थ जो है वो इंतहाई जो है वो महँगा है, वो ये आसान काम नहीं है। अराउंड अगर आप सिज़ेरियन की तरफ जा रहे हैं तो आपको अराउंड 16,000 टू 17,000 सिर्फ़ जो आपका सिज़ेरियन का प्रोसीजर है उसमें आपको लगेंगे। और उसके अलावा जो आपने 9 मंथ आपने डॉक्टर के पास विज़िट करना है या जीपी के पास विज़िट करना है, वो आपको टोटली डिफरेंट आपकी एक कॉस्ट होगी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती है। उसमें ये है कि स्टूडेंट्स की एक हेल्प ये हो जाती है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आए हैं तो यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी आपकी जो है ना इंश्योरेंस लिंक्ड होती है। तो अगर आपको नहीं है इस चीज़ का पता, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी या वहाँ पर जाकर आप पूछें जो भी इंश्योरेंस उनके साथ लिंक्ड है, जिसके साथ आपकी यूनिवर्सिटी का एग्रीमेंट है, वो जो है ना वो आपको प्रोवाइड करेगी कि आप क्या को कम्प्रिहेंसिव जो ओएसएचसी है वो प्रोवाइड कर देगी। उसमें फिर ये है कि आपकी चाइल्ड बर्थ जो है वो कवर हो जाती है। लेकिन मेरी नज़र में अगर आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया न्यू आ रहे हैं, पहले कोशिश करें यहाँ पर 1 साल, 1.5 साल आप यहाँ पर अपने आप को सेट करें, क्योंकि अगर फिर इंश्योरेंस कवर भी करे फिर भी आपके अच्छे से यहाँ पर एक्सपेंसेस आपके हो जाते हैं। हर विज़िट जो आप जीपी के पास करते हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो आप डायरेक्ट किसी स्पेशलिस्ट एक ही आपने डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर जीपी के पास जाते हैं। अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ तो इट वाज़ अ रोलर कोस्टर राइड लाइक। सबसे पहले आप जीपी के पास जाते हैं एंड आई हैड अ हाई ब्लड प्रेशर इशू। तो उसमें जो है वो हर दफ़ा जब आप विज़िट करते हैं तो आपको $60 हर जीपी की अलग-अलग फ़ीस होती है, और जिसका कुछ हिस्सा जो है वो इंश्योरेंस कवर करती है, टोटली कवर नहीं करती। लेकिन जो जीपी टेस्ट करवाती है, जो पैथोलॉजी पे आपके टेस्ट होते हैं, वो आपकी इंश्योरेंस आपको कवर कर देती है। लेकिन जो आपके स्कैन्स होते हैं, रेगुलर स्कैन्स, यहाँ पर 3-4 स्कैन होते होते हैं आपके प्रेगनेंसी के बर्थ तक। लेकिन बाज़ लोगों के इससे भी ज़्यादा होते हैं। मेरे केस में इससे ज़्यादा हुए थे। और हर स्कैन जो आपका फर्स्ट स्कैन होता है वो आपको $180 $200 कॉस्ट करता है। और ये लोग स्कैन लेते हैं अगर इनको और किसी ज़्यादा की ज़रूरत हो, और लास्ट स्कैन तक जाते-जाते वो आपको 400 तक कॉस्ट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। वो आपके लिए एज़ अ स्टूडेंट, क्योंकि आपने यहाँ पर अपना लिविंग एक्सपेंसेस भी आपने निकालने हैं, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इस तरह है कि मेरा हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू था, तो उसमें मुझे फिर जीपी के पास ज़्यादा जाना पड़ा था। तो अब पाकिस्तान में तो ये ना आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे आधी रात को जाके आपने चेक करवा लिया, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने ये आपका जीपी कवर करती आपको चेक करेगी, या केमिस्ट स्टोर जो है ना वो 8-9 बजे तक खुला होता है, मोस्टली 8 बजे तक खुले होते हैं, वहाँ पर आप चेक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास घर में जो है ना वो आपका इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो उसमें जीपी 3 माह तक आपको चेक करती है, उसके बाद जीपी आपको आगे रेफ़र कर देती है आपकी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। अच्छा, फर्स्ट स्कैन आपका होता है 12 वीक्स पे, जो आपका किसी भी आपने ये नहीं कि वो भी उधर स्कैन आपकी जीपी नहीं करती है, वो आपने डिफरेंट रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना है, जहाँ पर आपके स्कैन होंगे और जिनकी अपनी फ़ीस होगी, और जिनकी कुछ फ़ीस जो है वो इंश्योरेंस बहुत लिमिटेड फ़ीस $50 $60 कवर करती है, जबकि उसकी टोटल एक्सपेंस आपको 200 प्लस में आपके चले जाते हैं, जो कि एक्सट्रीमली ज़्यादा है। जो कि न्यू लोग आए हैं यहाँ पर, अभी नए-नए आए हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के तौर पर, उन्होंने तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप जाते हैं रेडियोलॉजिस्ट के पास, उधर आपका स्कैन होता है, वो रिपोर्ट्स आपकी फॉरवर्ड करता है जीपी को। फिर आपने दोबारा जीपी के पास अपॉइंटमेंट लेके जाना है, फिर जीपी ने आपकी रिपोर्ट्स चेक करके आपको बताना है कि आपका क्या रिपोर्ट में आया है। तो ये एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, जो आपका फर्स्ट 3 मंथ्स आपके जीपी के पास होते हैं। और उसके अलावा जो है वो जीपी की अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है। हर जगह पर कुछ जीपी पहले से ही पूरे साल-साल के लिए उनके पास एक महदूद पेशेंट्स होते हैं जिनको उन्होंने चेक करना है। वो ही उनके पास सालों से चल रहे होते हैं, वो न्यू पेशेंट्स को लेते ही नहीं हैं। तो उसमें फिर आपने देखना होता है कि आपके एरिया में जहाँ आप रह रहे हो वहाँ के जीपी के पास आपने जाना है, किसी और के दूसरी एरिया के या दूसरे सबब के जीपी के पास नहीं आप जा सकते।
सबसे पहले आप जीपी के पास जाते हैं, जीपी फिर आपको जब आपका स्कैन वगैरह हो जाता है, मेरे केस में आई हैव अ लो प्लेसेंटा, जिसकी वजह से मुझे जीपी ने जल्दी रेफ़र कर दिया था स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि जीपी खुद ओबी जिसको हम बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन यहाँ पर बोलते हैं उसको, उसने मुझे हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। उसमें फिर उसने 2 हॉस्पिटल, उसने मुझसे पूछा कि आप कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहेंगी, तो वो यहाँ पर 2 तरह के हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा आपको कॉस्ट करता है, पब्लिक हॉस्पिटल थोड़ा आपको कम कॉस्ट करता है। उसमें जितना इंश्योरेंस के साथ उनका एग्रीमेंट होता है, उतना वो इंश्योरेंस जो है वो आपका कवर कर लेती है। बाकी जो है वो आपको बिल वगैरह आ जाता है, वो आपके घर में वो आपने पे करना होता है। अच्छा, जीपी का आपने उसी टाइम पे करना होता है। हॉस्पिटल्स का ये होता है कि हॉस्पिटल आपके घर बिल भेजती है, आपने फिर जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स करवा लें, या वैसे आप 2 तरह से पे कर सकते हैं। लेकिन फिर जब उसने मुझे जीपी ने लो प्लेसेंटा की वजह से उसने मुझे रेफ़र कर दिया हॉस्पिटल की तरफ। अब हॉस्पिटल में जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और वो इंश्योरेंस आप बेशक कवर्ड भी हैं, लेकिन आपकी इंश्योरेंस जो है वो आपको फुली कवर नहीं करती। उसमें जीपी भी आपको पहले मिडवाइफ दरमियान में एक आ जाती है, मिडवाइफ जिनके तो नॉर्मल सिजेरियन नहीं होते, वो मिडवाइफ के पास जाते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। वो मिडवाइफ ने ही एंड तक 8 मंथ 9th मंथ तक उसी ने आपको देखना है। 1-2 अपॉइंटमेंट्स आपके बीच में डॉक्टर के साथ होंगी, अदरवाइज़ आपका मिडवाइफ जो है ना वही आपको देखती है। मेरे केस में क्योंकि मेरा इशू था, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो उसमें फिर मुझे पहले मिडवाइफ ने 1-2 मेरी कंसल्टेशन मेरी हुई मिडवाइफ के साथ। मिडवाइफ आपको चार्ज करती है हर दफ़ा अपॉइंटमेंट का $100, और वो ऑलरेडी इनका प्लान्ड होता है कि इतने सेशन आपके मिडवाइफ के साथ होने हैं, इतने सेशन उसके बाद आपके डॉक्टर के साथ होने हैं। तो मेरा सेशन मिडवाइफ के साथ चला। उसके बाद जो है वो मिडवाइफ ने फिर हर माह जो है वो $100 आपको चार्ज करेगी, जिसमें से $20-25 जो है ना वो आपको इंश्योरेंस वापस करती है। बाकी वो जो मिडवाइफ जो है ना वो मिडवाइफ के वो नहीं चार्ज करती है। मिडवाइफ ने वही आपको उसने चेक करना है आपका। और उसके बाद मेरे केस में मुझे फिर उसने ओबी की तरफ रेफ़र कर दिया था, क्योंकि मेरे की थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी। वो हर चक्कर जो ओबी है, जो ऑब्स्टेट्रिशियन है, उसकी एक चक्कर की फ़ीस $425 फ़ीस है, जो पाकिस्तानी कम से कम 1 लाख रुपया बनता है। जो कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपने जो 1 वीक में कमाना है सारा वो आपने सारा ऑब्स्टेट्रिशियन को दे देना है। और ऑब्स्टेट्रिशियन की हर दफ़ा की 425, और उसके अलावा वो आपको स्कैन्स अलग कहेंगे, जो कि आपको 300 प्लस आपकी स्कैन, यानी कि हर माह में अगर आपकी हाई रिस्क है तो वो आपको 2 दफ़ा बुलाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि 1000 आपको हर महीने सिर्फ ये चार्ज हो रहा है। और जो आपका स्कैन्स होने हैं, जो उन्होंने स्कैन करने हैं, वो 200 समथिंग और 300 समथिंग वो आपको अलग से स्कैन आपके चल रहे होते हैं। तो उसमें ये है कि आई हैव 2 ब्लीडिंग सेशंस जो मेरे हुए, तो उसमें मुझे 3-4 दिन एक दफ़ा हॉस्पिटल रहना पड़ा। वो जो हॉस्पिटल में रही हूँ, उसका जो है ना वो सारा आपका जो है ना कवर करती है आपकी इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस की ये पॉलिसी होती है कि आप 1 दिन और 1 रात जो है ना वो आप रहे हों हॉस्पिटल में, तो फिर वो आपको कवर करेगी। तो उसमें फिर मेरी जो है ना, और उसमें फिर स्पेशलिस्ट की फ़ीस नहीं होती। तो मेरा 2 सेशन इस तरह हुए कि मुझे एक दफ़ा 28th वीक में 4-5 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ा। उसके बाद फिर मेरा सेकंड सेशन आया 36-35 वीक पे, जब जब मुझे पूरा वीक जो है ना हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। और उसमें जो इनके बेनिफिट्स हैं वो अलग हैं। इनके ये लोग बहुत केयरिंग होते हैं। ये लोग आपके हर तरह से, जब तक वो मुतमईन नहीं होते, वो लोग आपको छुट्टी नहीं देते हैं। आप लोगों को इवन के जब ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पर ये लोग आपको तब कुछ भी नहीं चार्ज करते। ये लोग बाद में आपका बिल भेजते ताकि आपको किसी तरफ से कोई टेंशन ना हो। वहाँ पर आपके जो आपके एनेस्थेटिक होते हैं, वो 4-5 आपके एनेस्थेटिक मौजूद होते हैं। फिर आपके जो डिलीवरी डॉक्टर होते हैं वो अलग 3-4 मौजूद होते हैं, और वो आपको टोटली हर चीज़ बताएँगे कि कैसे-कैसे यहाँ पर सारा प्रोसीजर होगा। मेरे केस में पहले उन्होंने बोला कि हम आपको एनेस्थेटिक फुली एनेस्थीसिया नहीं करेंगे, आपको पहले हम जो है ना वो फिर बाद में जब उनको लगा कि भाई थोड़ी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो तब फिर उन्होंने मुझे फुली एनेस्थेटिक कर दिया। और वो आपसे ये भी शुरू में ही पूछ रहे थे कि आपको ब्लड लगाएँ, ना लगाएँ, सारी कुछ हर चीज़ आपकी इजाज़त से वो करते हैं। और इवन बर्थ के बाद आपके पास उस टाइम 7-8 डॉक्टर, 9 डॉक्टर उस रूम में मौजूद होते हैं, जो आपको सारा चेकअप वगैरह करते हैं। और उसके बर्थ के बाद ये होता है कि आपको वो रूम में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पर जो मिडवाइफ्स होती हैं वो आपके बच्चे की भी टेक केयर कर रहे होते हैं। और इस सारे प्रोसीजर में जब भी आपने हॉस्पिटल में रहना है, आपका कोई भी रिलेटिव, जब का ये कोविड आया है, कोई भी आपका रिलेटिव या आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रह सकते, आपने अकेले ही आपने रहना है वहाँ पर। तो लेकिन उसमें ये होता है कि ये लोग इतनी केयर करते हैं, आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम इन्होंने खुद प्रोवाइड करना है। आपको ऑप्शंस होते हैं, आप उसमें से क्या लेना चाहते हैं। फिर 8 बजे तक आपके घर वालों में से कोई भी आपको विज़िट कर सकता है।
और जब आपकी बर्थ हो जाती है उसके बाद बच्चे की बर्थ हो जाती है उसके बाद भी ये लोग जो है वो फुली केयर करते हैं, मिडवाइफ जो है वो आपके बच्चे का फीडिंग का सारा प्रोसेस वही करवाती है। लेकिन स्टिल इनके सिस्टम के बहुत से फ़ायदे भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, तो आपको बहुत सी ये बहुत हैवी कॉस्ट हो जाती है आपकी। फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन रहता है आप अपने मुल्क वापस चले जाएँ, वहाँ जाकर आप जो है ना डिलीवरी का प्रोसेस करवा के वापस आ जाएँ। लेकिन उसमें भी ये ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास भी ये ऑप्शन था, लेकिन मेरे हस्बैंड इस पे सैटिस्फाई नहीं थे। और दूसरा ये है कि आपने जब वापस से आना है, आपने वहाँ से फिर अपने बच्चे का वीज़ा अप्लाई करना है, फिर आपका उसका वीज़ा आएगा, फिर आप उसको लेके यहाँ वापस आएँगे स्टूडेंट के तौर पर, और उसका स्टेटस वही होगा जो आपके बच्चे का स्टेटस है। तो उससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पर मेरे मशवरे के मुताबिक कोशिश ये करनी चाहिए कि 1 साल 1.5 साल पहले आप यहाँ पर स्टेबल हों, उसके बाद आप इस तरफ जाएँ, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव काम हो जाता है आपके लिए। और वैसे भी स्टेबिलिटी यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत से खर्चे उठाने हैं। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। और बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।